हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे अपने कंपनी लॉ के जो रिमेनिंग सेक्शंस हैं। हमारे जो सेक्शंस बचे हुए हैं दैट इज 180, 181, 182, 183 एंड 189। इनको हम कवर करते हैं तो इसके साथ आपका कंपनी लॉ भी जो है कवर हो जाएगा। चलिए हम सेक्शन 180 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 180 क्या बोलता है? सेक्शन 180 बोलता है कि आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगानी होंगी। रेस्ट्रिक्शंस किस पर लगानी होंगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर। अब सेक्शन 180 से पहले हमने क्या पढ़ा था? 180 से पहले हमने पढ़ा था सेक्शन 179। सेक्शन 179 क्या बोलता था? सेक्शन 179 बोलता था कि मैं तो पावर्स दूंगा किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। तो सेक्शन 179 ने कुछ पावर्स दी कि डायरेक्टर्स चाहें तो सेल कर सकते हैं कंपनी की, सेल में पार्टिसिपेट ले सकते हैं। कंपनी चाहे तो बोरो कर सकती है, चाहे तो वो पैसा मंगवा सकते हैं, कॉल मनी मंगवा सकते हैं। डायरेक्टर्स के पास पावर है, पावर टू इन्वेस्ट मनी। ठीक है, ये सारी पावर्स थी डायरेक्टर्स के पास। सेक्शन 180 आ गया, कहता कि रुको ज़रा, ये जो पावर्स हैं आपके पास ये सर्टेन नहीं है, मतलब फ्री नहीं है। फ्री पावर्स होते तो क्या आप कितना मर्जी काम कर लेते, लेकिन इन पावर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस, लगाम कसना ज़रूरी है। लगाम कसी जाएगी तभी आप एक संयम, एक दायरे में रहकर काम करोगे, अदरवाइज तो पता नहीं कितना घपला कर जाओगे कंपनी में, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो सेक्शन 180 कहता है बोर्ड के पास खुली पावर नहीं है। बोर्ड को अगर एक लिमिट से एक्सीड करना है, यानी कि बोर्ड को अगर ये 4 मेजर काम करने हैं तो बोर्ड को जाना पड़ेगा किसके पास? शेयर होल्डर्स के पास, जो क्या देंगे आपको? स्पेशल रेजोल्यूशन। यानी कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना होगा किसके लिए? इन 4 मैटर्स के लिए। तो आइए देखते हैं इन 4 मैटर्स में क्या है। सबसे पहले तो आप बेच नहीं सकते, लीज पर नहीं दे सकते, या अदरवाइज या किसी भी तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। किसको? होल, सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, अपनी कंपनी के पूरे अंडरटेकिंग्स को, या फिर सब्सटेंशियली होल यानी कि लगभग सारी अंडरटेकिंग्स को, कुछ पार्ट आपने छोड़ दिया बाकी सब बेच दिया, तो ऐसे अंडरटेकिंग्स को आप बेच नहीं सकते। और या फिर जहां पर कंपनी के पास एक से ज़्यादा है अंडरटेकिंग्स, एक से ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं, एक से ज़्यादा एसेट्स हैं, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो? अगर आप किसी भी एक बिल्डिंग को उठाकर बेच रहे हो, या किसी एक बिल्डिंग के पार्ट को उठाकर बेच रहे हो, तो भी उस पार्ट को बेचने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन। यानी कि कंपनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास एक ही अंडरटेकिंग है, एक कंपनी ऐसी है जिसके पास एक से ज़्यादा अंडरटेकिंग है। जिसके पास एक अंडरटेकिंग है वो क्या कर रही है? अपनी या तो उस अंडरटेकिंग को बेच रही है, या फिर सब्सटेंशियली द होल, बिजनेस बेच रहे हो, पार्ट ऑफ द बिजनेस बेच रहे हो, सब्सटेंशियली आधा बिजनेस आपने बेच दिया। तो इसमें डिसीजन किसका होना चाहिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कि शेयर होल्डर्स का? अल्टीमेट पैसा किसका लगा है? शेयर होल्डर्स का पैसा लगा है। तो जिसका पैसा लगा उसके पैसे से छेड़छाड़ करने से पहले कम से कम उससे पूछ तो लो, पूछना पड़ेगा। तो स्पेशल रेजोल्यूशन आपको यहाँ पर पास करना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। क्या नहीं इन्वेस्ट कर सकते भाई? हम लोग अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इन्वेस्ट तो अमाउंट ही किया जाता है, लेकिन कौन सा अमाउंट? जो एज एन कंपेंसेशन रिसीव हुआ। किसके कंपेंसेशन के लिए? मर्जर एंड अमलगमेशन। मर्जर अमलगमेशन हम लोग कर चुके हैं साथ में। मर्जर अमलगमेशन के बेस पे जो डिससेटिस्फाइड शेयर होल्डर्स होते हैं, या फिर जो सेटिस्फाइड भी होते हैं, उनको सर्टेन कॉम्पेंसेशन मिलता है कि आपने अपना शेयर्स हमें दिए हैं, तो उसके लिए आपको कॉम्पेंसेशन में आ जाता है। अब ये जो कॉम्पेंसेशन है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपकी ट्रस्ट सिक्योरिटीज में नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? ट्रस्ट सिक्योरिटीज में लगाएंगे आपसे पूछे बिना। पैसा किसका है? आपका है, यानी कि शेयर होल्डर्स का है। तो शेयर होल्डर्स का पैसा उनसे पूछे बिना डाइवर्ट नहीं कर सकते, आप ट्रस्ट सिक्योरिटीज में नहीं लगा सकते। अगर आपको ये डाइवर्ट करना है, अगर आपको ये डाइवर्ट करना है तो आप किससे पूछोगे? आप पूछोगे शेयर होल्डर से। सॉरी, ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ में लगा सकते हो। ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ के अलावा किसी और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप नहीं लगा सकते, किसी और सिक्योरिटीज़ के अंदर आप नहीं लगा सकते। यानी कि सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? सेकंड पॉइंट पे आते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं कि आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इन्वेस्ट क्या नहीं कर सकते? कंपेंसेशन वाला अमाउंट जो किसके कंपेंसेशन में रिसीव हुआ? मर्जर एंड अमलगमेशन में। किस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते? किसी भी सिक्योरिटी में, अदरवाइज इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज। यानी कि ट्रस्ट सिक्योरिटी में तो अलाउड है, इसके अलावा किसी और सिक्योरिटीज में अलाउड नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है? टू बोरो मनी। आप मनी बोरो नहीं कर सकते। क्या मनी बोरो नहीं कर सकते? तो बिजनेस कैसे करेंगे? बिजनेस में तो टाइम टू टाइम पे फाइनेंस चाहिए होता है।
तो चलिए देखते हैं, मनी तो बोरो नहीं कर सकते, बट क्या कुछ लिमिट दी है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस या फिर कुछ लिमिटेशंस हटाई हैं हमारे लिए, चेक करते हैं। तो क्या बोलते हैं कि मनी बोरो नहीं कर सकते, कैसे मनी बोरो नहीं कर सकते, जहां पर मनी टू बी बोरो टुगेदर विद द ऑलरेडी मनी विल एक्सीड एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट फ्रॉम apart from temporary loan obtains from the company's banker in the ordinary course of business। अब क्या बोल गया, ये कहता है कि अपनी पेड अप शेयर कैपिटल उठाओ, फ्री रिजर्व उठाओ और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट उठाओ। ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम, इसको जमा कर लो, जोड़ लो इसको सारा, इसका जो जोड़ आया, अब उस अमाउंट से आप एक्सीड नहीं कर सकते, किसको, अपनी टोटल मनी बोरोड को। एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं आपका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, आपका पेड अप शेयर कैपिटल है सर 100 करोड़। ठीक है, उसके बाद क्या है आपके पास, वो कितनी है 30 करोड़। क्या 30 करोड़ आपका फ्री रिजर्व मान लेते हैं 30 करोड़ है, और आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम मानते हैं 0 है इस टाइम पे। ठीक है, तो टोटल आपकी लिमिट कितनी हो गई, टोटल आपकी लिमिट हो गई सर 130 करोड़। ठीक है, अब क्या बोलता है, अब ये बोलता है कि अपनी एग्जिस्टिंग मनी देखो। अब एग्जिस्टिंग मनी के पास अगर हम आए तो हमारे पास 90 करोड़ का लोन पड़ा है, हमने 90 करोड़ ऑलरेडी लिया हुआ है। ठीक है, प्लस हमारे पास पड़ा है 20 करोड़ का ऐसा लोन जो हम रूटीन बिजनेस में लेते रहते हैं, यानी कि जो हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, ये तो हमारा चलता ही नहीं है, तो हमारे बिजनेस में घूमता ही रहता है। ठीक है, तो 90 करोड़ जो हमने लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है, 20 करोड़ का लोन जो हमने शॉर्ट टर्म लिया हुआ है, 3 महीने 6 महीने या 1 साल से कम की लिमिट में हम लेते रहते हैं ये लोन। तो 90 और 20 टोटल लोन कितना हो गया 110 करोड़। यहाँ पर क्या बोलता है, मनी टू बी बोरोड along with already money borrowed cannot exceed the amount total of paid up share capital, free reserve और security premium account, यानी कि इन दोनों का सम एक्सीड नहीं कर सकता, किससे, 100 से 30 जमा ये 0, 130 से एक्सीड नहीं कर सकता। इन दोनों का सम कितना हो गया सर हमारे पास 110 करोड़। ठीक है, 110 करोड़ का ये सम हो गया हमारे पास, ये कितना है टोटल 130 करोड़। अब 130 माइनस 110 हमारे पास कितना और बोरो करने की पावर आ गई, 20 बोरो करने की पावर आ गई। ठीक है, अब बाय चांस ये क्वेश्चन आता है आपका केस स्टडी के अंदर, क्वेश्चन आ गया पेपर में, आप यही सॉल्यूशन करोगे, 100 जमा 30 जमा 0 130 और 90 जमा 20 110, तो टोटल आपका डिफरेंस कितना आया 20 करोड़। तो आप कितनी मनी बोरो कर सकते हो, और 20 करोड़। जैसे ही आपने ये आंसर निकाला, आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्यों, पढ़ो यहाँ पर, अपार्ट फ्रॉम टेम्पररी लोन्स, यानी कि लोन्स को तो आपको इंक्लूड करना ही नहीं। जब लोन्स को आपको इंक्लूड करना ही नहीं, तो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन कितना हुआ 90 करोड़ का, 130 माइनस 90 कितना हुआ आपका 40 करोड़। तो आप कितने का मैक्सिमम लोन ले सकते हो, 40 करोड़ रुपए का आप लोन ले सकते हो। यानी कि यहाँ पर आपको किसको इंक्लूड नहीं करना, उस टेम्पररी लोन को इंक्लूड नहीं करना जो आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर लेते हो। क्लियर है ये पॉइंट। ठीक है, क्या क्या ऐड करना है, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम, इन तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास मैक्सिमम लिमिट आ जाएगी। उस मैक्सिमम लिमिट से आपको कैसे चेक करना है, आप ये देखो, इतनी मैक्सिमम लिमिट है, एग्जिस्टिंग लोन कितना है और मैक्सिमम लिमिट माइनस एग्जिस्टिंग लोन, उसके बाद जो बचा वो आपकी है पावर टू बोरो मनी। सिर्फ उतना ही बोरो कर सकते हो आप, उतना बोरो करने के लिए आपको सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है और आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इस 130 करोड़ से एक्सीड करना चाहते हो तो 130 करोड़ से क्या एक्सीड कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। करना चाहते हो तो किसके पास जाओ, शेयर होल्डर्स के पास जाओ, वो क्या देंगे, वो स्पेशल रेजोल्यूशन देंगे। अच्छा ठीक है, मान लो 130 करोड़ से आपने ऊपर जाना है, तो एसआर में क्या लिखा होना चाहिए, एसआर में ये लिखा होना चाहिए मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो 130 करोड़ से ऊपर का लोन ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर लिमिट डिस्क्राइब की जानी चाहिए कि मैक्सिमम कितने लिमिट का ले सकते हो। 130 करोड़ से ऊपर तो कितना 2000 करोड़ भी होता है, 5000 करोड़ भी होता है, 1000 करोड़ भी होता है, तो कितने करोड़ का लोन ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एसआर कुछ भी डिस्क्राइब नहीं करता तो ये एसआर आपका वैलिड नहीं है। एसआर के अंदर लिमिट ज़रूर लिखी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल शेयर होल्डर्स ने बोला कि आप अप टू 200 करोड़ का लोन ले सकते हो, यानी कि और एग्जिस्टिंग लोन कितने का था 90 करोड़ का, और अब कितने की पावर हो गई आपकी 130 ना होकर 200 पावर हो गई, तो टोटल कितने का लोन आप और ले सकते हो, अब आप 110 करोड़ का लोन और ले सकते हो। और ये कब पॉसिबल है, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपके एसआर में लिमिट लिखी हो, और आपके एसआर में लिमिट लिखी जानी चाहिए। अब मान लेते हैं
आपके एसआर में लिमिट है कितनी, 200 करोड़ रुपए की, ठीक है, वेल एंड गुड। अब 200 करोड़ की लिमिट में आपके पास लोन लेने की पावर कितनी आ गई, 110 की। अब चाहे आप इसे 1 टाइम में लो, चाहे आप इसे 2 टाइम में लो, चाहे आप इसे 3 टाइम में लो, आप जब तक ये मैक्सिमम लिमिट एक्सीड नहीं करते तब तक ये एसआर आपका वैलिड है, यानी कि ये एसआर आपका ब्लैंकेट हो सकता है। मैक्सिमम लिमिट आपने यहाँ पर इंक्लूड कर दी है, मैक्सिमम लिमिट आपने डिस्क्लोज कर दी है, तो इस मैक्सिमम लिमिट तक जब तक आप नहीं पहुँच पाओगे ये एसआर आपका वर्क करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये एसआर आपका किस तरह से काम कर सकता है, ब्लैंकेट रेजोल्यूशन के जैसे काम कर सकता है, ठीक है। 4th पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, टू रेमिट गिव टाइम फॉर रिपेमेंट ऑफ एनी डेट ड्यू फ्रॉम डायरेक्टर। क्या बोलता है कि अगर आपने किसी डायरेक्टर को पैसा दिया है, ठीक है, अब डायरेक्टर को पैसा तो दे दिया, हेल्प तो कर दी अपने डायरेक्टर भाई की, अब उस पैसे के बाद आपने क्या किया, अगले के पास पैसा नहीं है रिपेमेंट के लिए, आप कहते हो कोई बात नहीं रहने दे रिपेमेंट करना, या फिर आप उसे टाइम देते रहते हो एक्स्ट्रा, ठीक है, अभी नहीं 6 महीने बाद दे दियो, 4 महीने बाद दे दियो। बॉस पैसा किसका था जो आपने दिया था उस डायरेक्टर को, आपका था कि शेयर होल्डर्स का था, शेयर होल्डर्स का पैसा था। तो ये रेमिटेंस करना है या टाइम देना है रिपेमेंट के लिए, डिसीजन किसका होना चाहिए, शेयर होल्डर्स का। जिसका पैसा है वही डिसाइड करेगा ना, तुम क्यों फालतू में फ्री में पैसा बांट रहे हो। ऐसा हो जाए तो डायरेक्टर क्या करेगा, लोन ले लेगा कंपनी से, पेमेंट करने के टाइम पे दूसरे डायरेक्टर को बोलेगा टाइम दे दो, टाइम दे दो। ऐसे ही आज एक डायरेक्टर ने किया, कल दूसरा करेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। आप आपस में भाईचारे में चारों को टाइम देते रहना और कंपनी का भट्टा गोल हो जाएगा। तो इस तरह की पावर डायरेक्टर्स के पास नहीं है, किसके पास है, सिर्फ शेयर होल्डर्स के पास, वो भी बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। चलो जी, अब ये चारों जो पॉइंट्स हैं ये थोड़े से हार्ड पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस आप किस पे लगा सकते हो, सिर्फ उसी कंपनी पे लगा सकते हो जहाँ की मैनेजमेंट और जहाँ के ओनर्स अलग हैं, क्योंकि उन्हीं के डिसीजन ये हैं, इसको रेस्ट्रिक्ट करने चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डर्स अलग है, अल्टीमेट पैसा किसका है, शेयर होल्डर्स का। अब जनरली क्या होता है, कंपनी हमारे पास 2 तरह की है, 2 तरह की कौन कौन सी है हमारे पास, एक तो है हमारे पास पब्लिक कंपनी, ठीक है, और एक है हमारे पास कौन सी, प्राइवेट कंपनी। अब एक है हमारे पास प्राइवेट कंपनी और दूसरी कौन सी है हमारे पास, पब्लिक कंपनी। अब ये जो है पब्लिक कंपनी हमारे पास, इसके अंदर तो हमारे पास होता है कि मैनेजमेंट अलग होती है हमारी और शेयर होल्डर्स अलग होते हैं। अब ये मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स जो अलग होते हैं इसके अंदर तो हमें ज़रूरत है सेक्शन 180 की, लेकिन प्राइवेट कंपनी जनरली क्या होता है, जो शेयर होल्डर होता है वही डायरेक्टर होता है, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी। इन बेचारों को तो ना पेपर फॉर्मेलिटी के लिए बस करना पड़ता था एक रेजोल्यूशन, यानी कि एक्स्ट्रा कंप्लायंस थे और जिसकी एक्चुअल में इन लोगों को ज़रूरत नहीं थी। तो एक नोटिफिकेशन आया था 2015 में, उसके बाद क्या किया गया, प्राइवेट कंपनी को एग्जाम्पशन दे दी गई, आपको अब सेक्शन 180 मानने की ज़रूरत नहीं है, आपको सेक्शन 180 से क्या है, कंप्लीट एग्जाम्पशन है। अब ये किस पर लगता है, सिर्फ अब ये सिर्फ लगता है आपका पब्लिक कंपनीज के ऊपर, प्राइवेट कंपनीज के ऊपर नहीं लगता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर आपकी लिमिट लिखी होनी चाहिए, ये हम कर चुके हैं। उसके बाद लास्ट है आपका 2015 का नोटिफिकेशन जिसके अंदर प्राइवेट कंपनीज को एग्जाम्प्ट किया, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट क्या बोलते हैं, ये 3 पॉइंट बोलते हैं, मान लो आपके डायरेक्टर्स ने सेक्शन 180 को फॉलो नहीं किया, फिर भी कंपनी की अंडरटेकिंग को बेच दिया, ठीक है। अब इन्होंने तो अंडरटेकिंग बेच दी, लेकिन जिसको बेची यानी कि जो बायर था वो इनोसेंट था, उसने गुड फेथ में खरीद लिया, उसने विश्वास कर लिया कि इन डायरेक्टर्स के पास एक्चुअल में ऑथराइजेशन है। कैसे पता चलेगा, सपोज डायरेक्टर ने फेक लेटर बनाकर दे दिया इसको, बेचारे को क्या पता कि ये फेक है या ये रियल है, उसने तो गुड फेथ में काम किया ना, उसने ऑथराइजेशन चेक किया, सब कुछ चेक किया, ड्यू डिलिजेंस के साथ उसने प्रॉपर्टी खरीदी, इसकी कोई गलती नहीं है, तो इसका इंटरेस्ट बना रहेगा, इसका इंटरेस्ट बिल्कुल एज इट इज़ बना रहेगा, इसको कोई लॉस नहीं होगा। लॉस जो होगा सारा वो किसको होगा, वो होगा आपके शेयर होल्डर्स को, ठीक है। एंड ऑल्सो इन केस इफ सच सेल और लीज कवर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स बिजनेस ऑफ सच कंपनी, और अगर वो जो लीज या फिर सेल यानी कि जो इस बायर ने परचेज किया है वो कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस था, तब तो कतई नहीं इसका टाइटल जो है खराब होगा। और अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं भी था तो भी अगर इसने गुड फेथ में काम किया है तो इसको कोई लॉस नहीं होगा, सारा का सारा लॉस किसको होगा, आपके डायरेक्टर्स को। तो डायरेक्टर्स को ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है क्योंकि सारा लॉस किसका है, उन्हीं का है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास
अब ये जो रेजोल्यूशन है, द रेजोल्यूशन में ऑल्सो स्टिपुलेट द कंडीशन ऑफ सच सेल एंड लीज, बट दिस डजंट ऑथराइज द कंपनी टू रिड्यूस इट्स कैपिटल एक्सेप्ट एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। अब यहाँ पर जो पावर दी गई है कंपनी की अदर एसेट्स को बेचने की पावर दी गई है, कंपनी की शेयर्स कैपिटल को बेचने की पावर नहीं दी गई, यानी कि आप शेयर कैपिटल को रिड्यूस नहीं कर सकते अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 180। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्या है, द डेट इनकर्ड बाय द कंपनी एक्सीडिंग द लिमिट इम्पोज्ड बाय क्लॉज सी। अब क्या बोलता है, आप लिमिट से एक्सीड कर चुके हो, यानी कि आपने जो बोरो किया है मनी वो एक्सीडिंग द लिमिट किया है, लेकिन किस लेंडर से किया है, उस लेंडर से किया है जिस बेचारे ने विश्वास किया आपके ऊपर कि आप विद इन द लिमिट काम कर रहे हैं। ठीक है, अब उसने आपके ऊपर विश्वास कर लिया कि आप विद इन द लिमिट काम कर रहे हैं और आपने क्या किया, आपने उसके विश्वास की धज्जियां उड़ा दी, यानी कि आपने लिमिट से एक्सीड किया। तो अब इसमें बेचारे का लेंडर का कोई दोष है, लेंडर का तो कोई दोष नहीं है। उसने देखा, आपने बोला कि हाँ हाँ मैं लिमिट के अंदर ही हूँ, और अगले ने विश्वास करके आपको पैसे दे दिए। अब ऐसे अगर इन लेंडर बेचारों को, इन लेंडर के विश्वास के ऊपर अगर इन लेंडर्स का राइट ख़त्म कर दिया जाए तो कंपनीज के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा पैसे को बोरो करना। तो यहाँ पर क्या किया, इस लेंडर को बेचारे को क्या किया कि इसके राइट को स्ट्रॉन्ग सिक्योर कर लिया गया। अब इसका राइट भी सिक्योर्ड है। अब यहाँ पर भी सारी पेनल्टी किसको भरनी पड़ेंगी, डायरेक्टर्स को भरनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर लेंडर भी सेफ है। बस एक ही कंडीशन है, लेंडर ने कैसे काम किया हो, गुड फेथ में काम किया हो, इन्फॉर्म डिसीजन उसने लिया हो, उसने सेक्शन 180 पढ़ा हो और सेक्शन 180 के दौरान उसने डिक्लेरेशन मांगी हो डायरेक्टर से कि बताओ कि क्या आप लिमिट के अंदर ही बोरो कर रहे हो पैसा, और कंपनी ने अफर्म भी किया हो कि हाँ हम लिमिट के अंदर रहकर ही पैसा बोरो कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर बायर है तो बायर का कोई नुकसान है, तब तक कोई नुकसान नहीं है जब तक कि बायर गुड फेथ में है। लेंडर का कोई नुकसान है, तब तक कोई नुकसान नहीं है जब तक लेंडर गुड फेथ में है। अगर लेंडर गुड फेथ में ना हो तो वो जो लिया हुआ लोन है वो वैलिड नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। उस टाइम ना लेंडर को कुछ बेनिफिट मिलेगा, ना लेंडर का कोई राइट है, ना ही डायरेक्टर का कोई राइट बचा। दोनों ही लॉस के अंदर है। ठीक है, दोनों को ही लॉस होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। सेक्शन 180 में हमारे पास इतना ही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, चलो आओ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल फंड्स। अब चैरिटी करनी है। ठीक है, आप चैरिटेबल फंड्स को पैसा देना चाहते हो, बिल्कुल दो। यानी कि आप कैसे चैरिटेबल फंड्स को पैसा देना चाहते हो, ऐसे नहीं जो सिर्फ कहने के लिए चैरिटी करते हो, बोनाफाइड चैरिटेबल हो, यानी कि जो एक्चुअल में चैरिटी का काम करते हैं। ठीक है, तो हम लोग चाहें तो चैरिटी कर सकते हैं। द पावर ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू बोनाफाइड चैरिटेबल फंड्स या फिर अदर फंड्स इज अवेलेबल विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो चैरिटेबल फंड्स में पैसा दे सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट फ्रीली नहीं। फ्रीली नहीं यानी कि कुछ सर्टेन लिमिटेशंस है। अब लिमिटेशंस कितनी है, ये जो बोल्ड किया हुआ है इस पे आओ। लिमिटेशंस के अंदर लिमिटेशंस क्या है, एक्सीड 5% ऑफ इट्स एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यानी कि 5% निकालो आप। किसका 5%, एवरेज नेट प्रॉफिट का। एवरेज नेट प्रॉफिट क्या, जिस साल आपने कंट्रीब्यूशन करना है उसके इमीडिएटली पीछे के 3 सालों पे आ जाओ। उन 3 सालों का जो प्रॉफिट है उसका एवरेज निकालो, उस एवरेज का 5% करो। अब उस 5% से मैक्सिमम अगर आपको कंट्रीब्यूट करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर सकते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर सकते यानी कि कोई और कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, आपके शेयर होल्डर्स कर सकते हैं। Further, the permission of company in its general meeting is required if such contribution is in excess of the amount aggregate which in any final year exceeds 5%। यानी कि लिमिट कितनी है, 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब ये जो लिमिट है, इस लिमिट से ऊपर गए तो शेयर होल्डर्स की परमिशन लगेगी, इस लिमिट के नीचे रहे तो आप बोर्ड रेजोल्यूशन से भी काम चला सकते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं चैरिटेबल फंड्स के अंदर। सिर्फ लिमिट याद करनी है कितनी, 5% किसका, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स, इमीडिएटली लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। उनका 5% निकालो, उस 5% से ऊपर तो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल, 5% से नीचे तो बोर्ड रेजोल्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। पॉलिटिकल पार्टी को जो कंट्रीब्यूशन देते हैं, कुछ समय पहले इसके अंदर एक रेस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी, एक सर्टेन अमाउंट की रेस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी। कंपनी पहले ना खुला पैसा नहीं दे पाती थी इनको। ठीक है,
अब लेकिन वो रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई हैं। पहले खुला पैसा नहीं दे पाती थी, यानी कि रेस्ट्रिक्शंस कितनी थी, कंपनी चाहे तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन दे सकती है अप टू 7.5%। अब इस रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है, 7.5 से हटाकर बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। कितना मर्जी दो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दो। हमारी गवर्नमेंट को लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो कंट्रीब्यूशन दिया जाता है वो देश के हित में है, यानी कि लोगों के फायदे के लिए काम करती हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो उनको कंट्रीब्यूशन आएगा, उनके पास पैसा होगा तो वो बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे लोगों के हित में। ठीक है, तो ये मानना है हमारी गवर्नमेंट का। इसी मानने के साथ उन्होंने क्या किया, इस लिमिट्स को एक्सीड कर दिया। ठीक है, कितनी भी लिमिट तक अब आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं, कौन कौन सी कंपनियां कंट्रीब्यूशन कर सकती है और कौन कौन सी कंपनियां कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती, किस तरह से कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है। तो सेक्शन 182 बोलता है अ कंपनी में कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि कोई भी कंपनी चाहे तो कुछ भी अमाउंट दे सकती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। अब यहाँ पर इस कंपनी की डेफिनेशन में से 2 तरह की कंपनीज को एक्सक्लूड किया गया। वो 2 तरह की कंपनी कौन सी है, गवर्नमेंट कंपनी नहीं देगी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन। ठीक है, गवर्नमेंट तो अपनी जेब से पैसा निकाल के दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को देगी नहीं। दूसरा, एक ऐसी कंपनी जो एग्जिस्टेंस में है फॉर लेस देन 3 फाइनेंशियल ईयर, यानी कि अभी स्टार्टअप कंपनी है, अभी खुद तो बड़ी हुई नहीं है, तुम क्या दूसरों को कंट्रीब्यूशन दोगे, पहले अपने आप को थोड़ा सा ग्रो कर लो। तो यानी कि जिसको बने अभी 3 साल नहीं हुए हैं, 3 साल से कम अभी तक उस कंपनी की लाइफ है, तो ऐसी कंपनी क्या नहीं कर सकती, पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकती। कोई गवर्नमेंट कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकती। इन दोनों के अलावा जो कंपनीज है वो चाहे तो पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूशन दे सकती है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। यानी कि डायरेक्टली आप बोलो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है, या उनके लिए कुछ काम कर दो उनके बिहाफ पे, जब आपने उनके बिहाफ पे कुछ काम किया तो वो क्या होगा, इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये जो कंट्रीब्यूशन देना है कैसे, रोकड़ में दोगे यानी कि कैश दोगे, कैश नहीं दोगे, कैसे दे सकते हो, आप दे सकते हो अकाउंट पेई चेक के द्वारा, यानी कि चेक से दे सकते हो, अकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट के द्वारा, या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक क्लियर सिस्टम, यानी कि नेट बैंकिंग कर सकते हो, अकाउंट पेई चेक दे सकते हो या बैंक ड्राफ्ट दे सकते हो। कैश भी नहीं दोगे, कैश दोगे तो वो फिर आपकी ब्लैक मनी हो जाएगी, और ब्लैक मनी है तो फिर वो किसी भी तरीके से वैलिड नहीं है। ठीक है, चलो जी आगे क्या बोलता है कि ये जो आपने कंट्रीब्यूशन दिया है ना, इसके लिए आपको बोर्ड रेजोल्यूशन ज़रूर पास करवाना है, यानी कि द कंट्रीब्यूशन मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड in its meeting by way of passing a resolution, and such resolution is deemed to be the justification in the law for such contribution। सिर्फ ये रेजोल्यूशन पास करना ही काफ़ी है। ठीक है, अब ये क्या बोलोगे, अब बोलो कि यहाँ पर भी तो पैसा किसका है, शेयर होल्डर्स का, यहाँ पर भी आपने पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट कर दिया, तो फिर क्या शेयर होल्डर्स को परेशानी नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। यहाँ पर रेजोल्यूशन तो आपका भले ही बोर्ड रेजोल्यूशन है, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन करने के बाद आपको साफ सुथरे अक्षरों में मेंशन करना है कि इतना रुपया मैंने पॉलिटिकल पार्टीज को दिया है अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में। वो फाइनेंशियल्स किसके पास जाएंगे, साल खत्म होने के पास जाएंगे शेयर होल्डर्स को, और अगर शेयर होल्डर्स को वो बात पसंद नहीं आई तो आपको अच्छी खासी झाड़ भी पड़ सकती है। ठीक है, तो इसीलिए आपके लिए यहाँ पर ये चेतावनी है कि जब भी आप पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूशन करो और आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अगर हो तो अपने शेयर होल्डर से सलाह मशवरा जरूर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द डोनेशन में बी मेड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो ऊपर हमने पढ़ लिया डेफिनेशन के अंदर। तो अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का पर्पस क्या होता है, देखते हैं आगे। द कॉन्ट्रीब्यूशंस आर मेड इफ और लाइकली टू अफेक्ट पब्लिक सपोर्ट फॉर अ पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी शैल बी डीम्ड टू बी द कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर पॉलिटिकल पर्पस। यानी कि आपने ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है जो पब्लिक का ध्यान खींचता है वो एक स्पेसिफाइड पॉलिटिकल पार्टी की तरफ, यानी कि आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से कोई एक पॉलिटिकल पार्टी फेमस हो रही है तो माना जाएगा आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कैसा है, टुवार्ड्स द पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, आपने पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। कैसे माना जाएगा देखते हैं, क्या बोलता है कि अगर आपने जो एक्सपेंडिचर किया है वो कैसा है, आपका जो एक्सपेंडिचर किया है आपने किसी पब्लिक इन एनी पब्लिकेशन, सोवेनियर, ब्राउचर, ट्रैक, पैम्पलेट लाइक इज डीम्ड एज पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशंस इफ सच पब्लिक इज बाय or on behalf of political party or not even for them for the advantage to such political party for a particular purpose। यानी कि जो भी एक्सपेंस आपने किया है, चाहे कुछ भी पब्लिश कराया, कोई ब्राउचर आपने पब्लिश कराया, कुछ पैम्पलेट बंटवाए हैं,
तो वो माना जाएगा कि आपने पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस किया है। अगर उस खर्चे की वजह से किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को एडवांटेज हो रहा है, ठीक है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टीज के एडवांटेज के लिए नहीं है तो माना नहीं जाएगा किसी पॉलिटिकल पर्पस के लिए आपने किया है। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज को एडवांटेज हो रहा है तो क्या होगा, तो आपने पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस किया है, ठीक है। ये पॉइंट हम कर चुके हैं कि हर कंपनी को ये जो अमाउंट है डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने P&L के अंदर, and account the total amount contributed by it under this section during the financial year to which the account relates। जिस साल में आपने पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन किया है उसी साल के अंदर आपको ये मेंशन करना पड़ेगा अपने P&L के अंदर, ठीक है। ये मेंशन करना आप भूल गए तो, अगर ये मेंशन करना भूल गए तो कंपनी के ऊपर पनिशमेंट है कितनी, फाइन लगेगा जो एक्सटेंड कर सकता है, यानी कि 5 गुना हो सकता है। जितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया उसका 5 गुना फाइन लग सकता है कंपनी पे। और वो ऑफिसर्स भी नहीं बचेंगे, एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट उनको जेल जाना पड़ सकता है फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 महीना, एंड फाइन लग सकता है उनके पास वही 5 गुना फाइन। 5 गुना किसका, अमाउंट सो कॉन्ट्रीब्यूटेड। यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज में क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज में आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। बिना किसी अमाउंट के आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। कौन सी कंपनी नहीं कर सकती, गवर्नमेंट कंपनी और अ कंपनी जो भी 3 साल से ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, यानी कि उसकी एज कितनी है, 3 साल से कम है। कितना परसेंटेज, कितना भी परसेंटेज, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कैश में कर सकती है, नहीं कर सकती, अकाउंट पे ही चेक या फिर अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं, यानी कि बैंक चैनल के थ्रू कर सकते हैं। बैंकिंग चैनल होना ज़रूरी है। कब माना जाएगा कि डोनेशन जो है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के लिए है, जब आपके डोनेशन से कोई पॉलिटिकल पार्टी को पब्लिक सपोर्ट मिल जाए, यानी कि आपके डोनेशंस की वजह से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा पहुंचे, तो माना जाएगा कि आपका कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स द पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन था। कंट्रीब्यूशन चाहे कितने अमाउंट का कर लो, चाहे सारा का सारा प्रॉफिट आप पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में दे दो, लेकिन P&L में मेंशन ज़रूर करना पड़ेगा ताकि शेयर होल्डर्स को भी आपकी करतूतें पता चले, कितना पैसा आपने कहाँ लगाया, ठीक है। चलो जी, अगर इस सेक्शन के अंदर भी किसी भी सेक्शन को आपने कॉन्ट्रावीन किया, किसी भी प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया, तो आपके ऊपर फाइन लग सकता है। कंपनी के ऊपर कितना, 5 गुना फाइन हो सकता है। कितने, किसका 5 गुना, उस अमाउंट का जो आपने कंट्रीब्यूट किया था। और हर एक ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे जेल या फिर फाइन, फाइन है तो 5 गुना, जेल है तो अप टू 6 मंथ्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, पावर ऑफ बोर्ड एंड अदर पर्सन टू मेक कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डिफेंस। अब नेशनल डिफेंस के अंदर अगर आपको कंट्रीब्यूशन करना है तो आप किसी भी अमाउंट का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं नेशनल डिफेंस के लिए, हमारे डिफेंस फंड के लिए। और ये जो डिफेंस फंड कैसे होने चाहिए, ऐसे डिफेंस फंड होने चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड हो, अप्रूव्ड हो। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिन जिन डिफेंस फंड को या फिर इस तरह के फंड्स जो डिफेंस के काम आते हैं उनको अप्रूव किया हुआ है, आप वहाँ पर कितना भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकते हो। बस एक ही आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है, जितना भी अमाउंट आप कंट्रीब्यूट करोगे वो सारा का सारा अमाउंट आपको डिस्क्लोज करना होगा P&L अकाउंट के अंदर, द टोटल अमाउंट और अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय इट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यानी कि टोटल आपने 1 साल के अंदर कितना अमाउंट जो है नेशनल डिफेंस के अंदर आपने कंट्रीब्यूट किया है, वो अगर आप P&L अकाउंट में शो कर दोगे तो आप बिल्कुल 100% कंप्लाई करते हो इस सेक्शंस के साथ, ठीक है। कितनी भी लिमिट तक आप कर सकते हो, कोई लिमिट इसके अंदर नहीं लगी हुई है, ठीक है। कौन कर सकता है, चाहे तो डायरेक्टर्स कर ले, ठीक है, कोई भी पर्सन कर सकता है जिसके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर हो, इवन शेयर होल्डर्स भी कर सकते हैं, यानी कि जिसका मन करे वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, चाहे शेयर होल्डर अपनी जनरल मीटिंग में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी बोर्ड मीटिंग में, या फिर किसी और पर्सन को अगर ऑथराइज किया गया, फॉर एग्जाम्पल कमेटी को आपने ऑथराइज किया गया तो वो अपनी कमेटी मीटिंग में ये डिसीजन ले सकती है कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे टुवार्ड द नेशनल डिफेंस फंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 189। सेक्शन 189 को आपको खुद से नहीं पढ़ना, सेक्शन 189 के साथ आपको रूल 16 साथ में ज़रूर पढ़ना है, दोनों कंबाइंडली आपको मिलेंगे। सेक्शन 189 क्या बोलता है, सेक्शन 189 डील करता है आपके वो सेक्शन 184 वाले प्रोविजंस के अंदर, ठीक है। सेक्शन 184 के अंदर आपको डायरेक्टर्स क्या देते हैं, सर्टेन डिक्लेरेशंस देते हैं कि मैं इस कंपनी में इंटरेस्टेड हूँ, इस कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। इंटरेस्टेड और नॉन इंटरेस्टेड की डिक्लेरेशंस आपको मिलती है। तो क्या बोलते हैं कि हर एक कंपनी को मेंटेन करना पड़ेगा रजिस्टर, एक या एक से ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो, किसमें मेंटेन करना है आपको, MBP 4 के अंदर। और इस MBP 4 में क्या लिखा जाएगा,
पर्टिकुलर्स लिखे जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट्स के, अरेंजमेंट्स के, कैसे कैसे पर्टिकुलर्स लिखे जाएंगे। MBP4 जो है आपका 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। पहला पार्ट आपका शो करता है कि आपके क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, और दूसरा पार्ट शो करता है कि आपकी जो कंपनी है कहाँ, आपके जो डायरेक्टर्स है वो कहाँ कहाँ इंटरेस्टेड है। ठीक है, इन पर्टिकुलर्स ऑफ अगर कंपनी और कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट्स, फर्म्स या अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल in which any director has any concern or interest mentioned in subsection 1 of 84, but the particulars of company or body corporates in which the director himself together with any other body corporates in which himself together with any other director holds 2% or less of the paid up share capital wouldn't be required to enter in the register। यानी कि क्या बोलते हैं, आपका डायरेक्टर है, आपका डायरेक्टर किसी और कंपनी में इंटरेस्ट रखता है, लेकिन वो जो इंटरेस्ट है ना उसके 2% से नीचे है। ठीक है, यानी कि 2% से ज़्यादा का इंटरेस्ट नहीं है तो आपको MBP4 में एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट जो वो सामने वाली कंपनी में होल्ड करता है, यानी कि शेयर होल्डिंग जो उसकी पावर है, वोटिंग पावर है, वो 2% से एक्सीड करती है, ठीक है, 2% से एक्सीड करती है तो आपको MBP4 में आना है। 2% या उससे कम है तो आपको MBP4 के अंदर उसकी ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड करनी। ठीक है, contract or arrangement with a body corporate or firm or other entity as mentioned under subsection 2 of section 184 in which director is directly or indirectly concerned or interested। ठीक है, आपको और इसमें क्या शो करनी है, आपको ये शो करने हैं जहाँ पर ये डायरेक्टर शेयर होल्डर्स तो नहीं है बट किसी और तरीके से इनका इंटरेस्ट है, तो वो विदाउट एनी लिमिट, अगर 1 रुपये का भी इंटरेस्ट है तो आपको मेंशन करना होगा MBP4 में कि हमारा जो डायरेक्टर है वो इस कंपनी के साथ क्या है, इंटरेस्टेड है। ठीक है, यानी कि अगर डायरेक्टरशिप की कैपेसिटी में भी इंटरेस्टेड है तो वो भी लिखना है आपको MBP4 के अंदर। चलो नेक्स्ट क्या बोलता है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है किससे, रिलेटेड पार्टीज के साथ, तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट भी लिखना होगा अपने MBP4 के अंदर कि आपने किसके रिलेटेड पार्टी के साथ क्या ट्रांजेक्शन की है। कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद द रिलेटेड पार्टी विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजेक्शन टू विच सेक्शन 188 एम्प्लाइज, वो रिलेटेड पार्टी किसके रिगार्डिंग है, कैसे है, तो ये सारी चीज़ें आपको MBP4 के अंदर लिखनी है। तो MBP4 के अंदर आपको क्या लिखना है, उन कंपनीज के नाम लिखने हैं जिसमें आपके डायरेक्टर की शेयर होल्डिंग 2% से ज़्यादा है, आपके डायरेक्टर की अकेले की या आपका डायरेक्टर अपनी कंपनी के दूसरे डायरेक्टर के साथ मिलकर होल्ड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल A लिमिटेड है, A लिमिटेड के पास 3 डायरेक्टर हैं B, C और D। अब B और C दोनों का कंबाइंड इंटरेस्ट E लिमिटेड के अंदर 2% से अगर एक्सीड करता है तो B और C दोनों का नाम लिखा जाएगा MBP4 के अंदर कि ये दोनों डायरेक्टर्स हैं, इस कंपनी के अंदर 2% से ज़्यादा का इंटरेस्ट होल्ड करते हैं। अगर अकेला B भी होल्ड करता है तो भी लिखा जाएगा, B और C कंबाइंडली होल्ड करते हैं तो दोनों का नाम लिखा जाएगा। B, C और D तीनों की मिलाकर भी अगर शेयर होल्डिंग 2% से ज़्यादा नहीं होती तो किसी का नाम नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं इसके अंदर ही। आगे क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो एंट्री आप एक बार इसमें डालोगे ना MBP4 के अंदर, जो एंट्री आएंगी वो सारी के सारी आएंगी आपकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि डेट वाइज आपकी एंट्री होनी चाहिए। जिस मैनर के अंदर, जिस ऑर्डर के अंदर आपकी जो ट्रांजेक्शन्स हुई है उसी ऑर्डर के अंदर आपको ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। और एक बार आपने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर दी तो उसको ऑथेंटिकेट यानी साइन करवा लो किससे, कंपनी सेक्रेटरी से। ठीक है, दूसरा क्या बोलते हैं कि जब ये रजिस्टर बन जाएगा तो कहाँ रखते हैं, जहाँ पर सारे रजिस्टर रखे जाएंगे यानी कि एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। और ये जो रजिस्टर है आपका परमानेंटली रखा जाएगा, यानी कि परमानेंट नेचर का होगा। और कस्टडी में रखना है किसकी, कंपनी सेक्रेटरी की कस्टडी में या फिर उस पर्सन की जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑथोराइज किया गया है। ठीक है, चलो जी, अब क्या बोलता है कि अब क्या इन MBP4 का इंस्पेक्शन किया जा सकता है, बिल्कुल इंस्पेक्शन किया जा सकता है। अगर आपको MBP4 का इंस्पेक्शन करना है तो आपको इंस्पेक्शन के लिए आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, और जिस दिन आपने एप्लीकेशन डाली उसके विदिन 7 डेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देनी पड़ेगी आपको MBP4 की कॉपी। ठीक है, MBP4 की कॉपी दे देंगे, और MBP4 की कॉपी देने के लिए आपसे कुछ अमाउंट वो चार्ज कर सकते हैं, कितना भी अमाउंट चार्ज कर सकते हैं, बट वो अमाउंट एक्सीड नहीं करेगा 10 रुपये पर पेज से, क्योंकि फोटोकॉपी का चार्ज है 10 रुपये से ऊपर तो क्या फोटोकॉपी कराओगे, कितनी भी बढ़िया हो, तो 10 रुपये से ऊपर का आप एक चार्ज नहीं कर सकते, 10 रुपये पर पेज। ठीक है, आगे क्या बोलता है, सच रजिस्टर और रजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड बिफोर द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड साइंड बाय ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग। और जो ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर जिस भी मीटिंग में बनाए हैं उसके नेक्स्ट मीटिंग में सभी डायरेक्टर द्वारा साइन किया जाएगा, क्योंकि डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग ही बनाया गया है। तो डायरेक्टर्स अपना इंटरेस्ट चेक करके उसे कॉपी साइन करेंगे कि हाँ इसमें सारी डिटेल्स जो हैं वो राइट है। ठीक है,
नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है कि हर एक डायरेक्टर अपनी अपॉइंटमेंट के विद इन 30 डेज या फिर रिलिंक्विशमेंट, यानी कि एक डायरेक्टर है, किसी कंपनी में अपॉइंट हुआ या फिर किसी कंपनी से रिजाइन किया, दोनों ही सूरतों में उसका इंटरेस्ट चेंज होता है, तो अपनी जितनी भी एग्जिस्टिंग कंपनी है उन सारी एग्जिस्टिंग कंपनी को इन्फॉर्म करेगा कि अब मेरे इंटरेस्ट में ये चेंज आया है। और कितने दिन में इन्फॉर्म करेगा? 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म करेगा। 30 दिन कहाँ से? उसके अपॉइंटमेंट से या फिर उसके रिलिंक्विशमेंट से, ठीक है, ताकि कंसर्न कंपनीज अपने रजिस्टर्स को अमेंड कर सके, चेंज कर सके, ठीक है। चलो जी, अब ये है कि आप इंस्पेक्शन तो कर सकते हो इन रजिस्टर्स की। क्या इंस्पेक्शन आप खुलेआम कभी भी कर सकते हो? ना, इंस्पेक्शन तो कर सकते हो लेकिन बिजनेस आवर्स में आओ, कंपनी को रात बेरात वक्त बेवक्त तंग नहीं करोगे, सिर्फ बिजनेस आवर्स में आओ। और एक्सट्रैक्ट्स ले सकते हो। एक्सट्रैक्ट्स लेने की फीस कितनी थी? 10 रुपया पर पेज, ठीक है। चलो जी, इस जो ये आपका रजिस्टर है MBP4, ये रखना ज़रूरी है। कहाँ पे? आपकी जब एनुअल जनरल मीटिंग हो तो वहाँ पर उस प्लेस के अंदर ये होना चाहिए, ताकि किसी भी शेयर होल्डर्स को अगर MBP4 की जांच करनी है तो वो कर सके ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द मीटिंग टू एनी पर्सन हैविंग द राइट टू अटेंड द मीटिंग, ठीक है। ये जब तक आपकी मीटिंग चल रही है तब तक हर उस बंदे को राइट है उसके इंस्पेक्शन का जिसको मीटिंग अटेंड करने का राइट है, ठीक है। चलो जी, ये हुआ सेक्शन 189 फॉर अदर कंपनीज, यानी कि आपकी पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज के केस में। लेकिन सेक्शन 8 कंपनीज के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। सेक्शन 8 कंपनीज को सेक्शन 188 वाले जो डिस्क्लोजर्स थे उनसे एग्जाम्पशंस दी गई। उसको क्या बोला गया? आपको सेक्शन 188 की ट्रांजैक्शन सिर्फ तभी रिकॉर्ड करनी है जब आपके जो अमाउंट है, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट जो आपने रिलेटेड पार्टी से किया है उसका अमाउंट एक्सीड करता है 1 लाख रुपए से ज़्यादा। अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट है तो सेक्शन 8 कंपनी को अपने MBP4 के अंदर इसकी एंट्री करनी है। अगर 1 लाख से कम है तो MBP4 में इसकी एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 189 क्या करता है? 189 डील करता है आपके रजिस्टर MBP4 से। MBP4 एक रजिस्टर है जिसमें आपको डायरेक्टर्स की डिटेल्स डालनी होती हैं, प्लस ये डिटेल्स डालनी होती है कि जो रिलेटेड पार्टी के साथ हमने ट्रांजैक्शन किया है वो कैसे कैसे किया है और किस अमाउंट का किया है, ठीक है। नॉर्मल कंपनीज है तो आपको 1 रुपये की भी अगर रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन हुई है तो आपको डालनी है। लेकिन सेक्शन 8 कंपनीज है तो आपको तभी 188 वाली एंट्री डालनी है जब आपका अमाउंट एक्सीड करे 1 लाख रुपए से, ठीक है। और डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट शो करना है अगर उनकी शेयर होल्डिंग 2% से ज़्यादा है, ठीक है। और उसके अलावा उनकी डायरेक्टरशिप्स या अदर इंटरेस्ट है वो एज इट इज शो करने हैं, चाहे इंटरेस्ट कितने भी रुपए का हो। और चलो जी, अब ये जो रिकॉर्डिंग करनी है वो किस ऑर्डर में होगी? आपकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगी। ऑथराइज ऑथेंटिकेट कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी या एनी अदर पर्सन जिसको ऑथराइज किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। रखा कहाँ जाएगा? रजिस्टर्ड ऑफिस में। टेम्पररी है या परमानेंट है? परमानेंट डॉक्यूमेंट है आपका। इंस्पेक्शन की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। अगर नॉर्मल कोर्स में आपको इंस्पेक्शन करनी है तो 7 दिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 7 दिन पहले अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं MBP4 की इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ। तो अगले 7 दिन के अंदर अंदर आपको कॉपी दे दी जाएगी कि आप चाहो जितनी मर्जी इंस्पेक्शन करो। और उस कॉपीज़ के चार्ज कितने होंगे आपके? मैक्सिमम 10 रुपीज़ पर पेज, ठीक है। अच्छा, अब इस डिस्क्लोजर्स में अगर चेंजेस आए तो डायरेक्टर को कितने दिन में बताना है? इन्फॉर्म करना है विद इन 30 डेज ऑफ द चेंज। 30 डेज ऑफ द चेंज आप इन्फॉर्म करोगे कंपनी को ताकि वो भी अपने रजिस्टर्स जो हैं अमेंड कर सके, ठीक है। इंस्पेक्शन के लिए कब आओगे? किसी भी टाइम या बिजनेस आवर्स में? बिजनेस आवर्स में आओगे। क्या ये सेक्शन जो MBP4 है सेक्शन 189 का रजिस्टर उसको जनरल मीटिंग में रखना ज़रूरी है फॉर द इंस्पेक्शन? बिल्कुल ज़रूरी है। और ये जनरल मीटिंग के दौरान ओपन रहेगा, कोई भी आकर चेक कर सकता है बिना प्रायर इंटीमेशन के, ठीक है। चलो, ये था हमारा सेक्शन 189। इसी के साथ हमारे कंपनी लॉ के जो सेक्शंस हैं, जो पेंडिंग सेक्शंस हैं वो ख़त्म होते हैं। तब तक पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू।